वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर। तो हम शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। सबसे पहले छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली जो मुख्य नदियां हैं हम उनकी बात करते हैं। छोटा नागपुर के पठार से जो मुख्य नदी निकलती है उनमें रांची के पठार से नदी निकलती है एक स्वर्ण रेखा नदी की खास बात है कि इस नदी की रेत में सोना मिलता है, बस इसीलिए इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा है। नदी के किनारे एक गांव पड़ता है साकची को वर्तमान में जमशेदपुर कहते हैं। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि साकची में यहाँ पे जमशेद जी टाटा ने 1907 में भारत के प्रथम वृहत स्टील उद्योग टिस्को की स्थापना की थी। बस इसीलिए इस साकची का नाम जमशेदपुर हो गया। तो झारखंड में बहती है, झारखंड से आगे बढ़ जाती है, वेस्ट बंगाल में आ जाती है। वेस्ट बंगाल से ये उड़ीसा में पहुंचकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अब जब हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में ये रांची के पठार पर एक जलप्रपात भी बनाती है। रांची के पठार पर एक जलप्रपात बनाती है और जलप्रपात का नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है? हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो काफ़ी प्रसिद्ध जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। रांची के पठार पर बनाती है, रांची के पठार को काट कर बनाती है। नदी का नाम है स्वर्ण रेखा और साकची गांव नदी के किनारे स्थित है। और साकची को वर्तमान में जमशेदपुर कहते हैं और जमशेदपुर को भारत का पीट्सबर्ग या भारत का टाटानगर भी कहा जाता है। स्वर्ण रेखा के बाद इसी रांची के पठार से निकलकर उड़ीसा में बहने वाली एक नदी है ब्राह्मणी जो नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दो जलधाराओं में। इनमें से एक है दक्षिण कोयल और एक है शंख। दक्षिण कोयल और शंख नदी ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं, दो जलधाराएं, और उड़ीसा में आपस में मिलकर ये बना लेती हैं ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी यहाँ से आगे बढ़कर विलीन हो जाती है उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नदी का नाम है ब्राह्मणी। दक्षिण कोयल और शंख दो जलधाराओं के रूप में इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्राह्मणी की तरह है, अब उड़ीसा के पठार से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं वैतरणी। अब ये वैतरणी भी उड़ीसा से सीधा आ जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये तो हैं रांची के पठार और उड़ीसा के पठार से निकलने वाली नदियाँ। अब हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार है जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला वगैरह, यहाँ से निकलने वाली जो मुख्य नदियाँ हैं हम उनकी बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे पहले हम चलते हैं मैकाल पर्वत पे। मैकाल पर्वत, इस मैकाल पर्वत की जो स्थिति होती है वो स्थिति होती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के सहारे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर होती है। इस मैकाल पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है अमरकंटक। ठीक है, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अमरकंटक मैकाल पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं इस पर्वत के लिए, तो हमारा जो मैकाल पर्वत है, इस मैकाल पर्वत से भारत की 3 नदियों का उद्गम होता है। इस मैकाल पर्वत में जो अमरकंटक चोटी है, अमरकंटक चोटी, ठीक है, इस अमरकंटक चोटी से ये चलो मैकाल पर्वत हो गया। अब इस अमरकंटक चोटी से निकलती है सोन नदी जो कि गंगा की सहायक है, हम पढ़ चुके हैं। अमरकंटक से निकलती है। अब मध्य प्रदेश में एक स्थान है नर्मदा कुंड। ठीक है, नर्मदा कुंड, इस नर्मदा कुंड से नदी निकलती है नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश में जब ये जबलपुर पहुंचती है, तो जबलपुर नदी के किनारे है। एक बात तो ये याद रखनी है। अब जबलपुर में
भेड़ा घाट नामक स्थान पर, भेड़ा घाट नामक स्थान पर ये एक जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात का नाम है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है और भेड़ा घाट में ही संगमरमर की चट्टानों में गार्ज बनाती है। गार्ज होता है वी आकार की घाटी, गार्ज बनाती है, मार्बल की चट्टानों में गार्ज बनाती है। यहाँ से महाराष्ट्र और फिर गुजरात में आके भड़ोच के निकट, भड़ोच के निकट विलीन हो जाती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। ठीक है, अब ये जो नदी डेल्टा बनाती है उस डेल्टा का प्रकार होता है एस्चुएरियन डेल्टा। एस्चुएरियन डेल्टा होता है नदी के द्वारा अपर्दित, नदी के क्या द्वारा, नदी के द्वारा निर्मित कटाफटा जो डेल्टा होता है उसको हम एस्चुएरियन डेल्टा कहते हैं। नदी की नालिकाएं भरी रह जाती हैं, बस वो एस्चुएरियन डेल्टा कहलाता है। मतलब ऐसा होता है कि जब डेल्टा जमाव होता है, त्रिभुजाकार जमाव होता है, सागरीय तरंगें आती हैं, ज्वारीय तरंगें आती हैं, नदी के द्वारा जमा किए हुए बहाव को पानी में बहाकर ले जाती हैं। तो इस प्रकार जो डेल्टा होता है उस डेल्टा को हम ज्वारीय डेल्टा या एस्चुएरियन डेल्टा कहते हैं। तो ये जो डेल्टा बनाती है उस डेल्टा का प्रकार होता है एस्चुएरियन डेल्टा, एस्चुएरियन डेल्टा। अब ये जो एस्चुएरियन डेल्टा होता है इसको हिंदी में ज्वार नदमुख भी कहते हैं। तो ये नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है, कैसे, मैं एक बार फिर से बता दूं कि जैसे ये हमारा नदी का बहाव क्षेत्र है, यहाँ पे नदी ने जमाव किया, लेकिन सागरीय लहरों ने इस जमाव को बहाकर, सागरीय लहरें बहाव को बहाकर सागर के भीतर ले जाती हैं और ये एस्चुरी खाली रह जाती हैं। तो इस प्रकार जो डेल्टा रहता है, जो खाली एस्चुरियन खाली वाला जो डेल्टा है उसको ही हम एस्चुरियन या खाली जो नदमुख डेल्टा है, ज्वार नदमुख डेल्टा है कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नर्मदा की खास बात है कि नर्मदा ज्वार नदमुख तो डेल्टा बनाती है, साथ ही ये भ्रंश घाटी में भी बहती है, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। गार्ज बनाएगी तो रिफ्ट तो अपने आप ही हो गया ना, भ्रंश अपने आप ही हो गया, इस प्रकार बहती है। ऐसे बहती है भ्रंश घाटी में, है ना। तो ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है एस्चुएरियन डेल्टा, सॉरी, नदी का नाम है नर्मदा। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नर्मदा की सहायक नदियों में तवा, हिरण, ठीक है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तवा, हिरण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये है हमारी नर्मदा। नर्मदा की जो भ्रंश घाटी है इससे एक पर्वतमाला की रचना हुई है और इस पर्वतमाला को हम क्या कहते हैं? विंध्याचल, विंध्याचल। और इस नर्मदा नदी के दक्षिण में जो पर्वतमाला है उसको हम कहते हैं सतपुड़ा। तो हमारी जो नर्मदा नदी है इस विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में एक घाटी बनाते हुए बहती है। मतलब ये एक घाटी है, इसके एक और इधर तो कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल, और इधर कौन सी पर्वतमाला? सतपुड़ा। तो इस तरह से बहती है। ठीक है ना, ये नदी हो गई नर्मदा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी की खास बात है कि मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से निकलती है। बैतूल जिले में मुल्ताई गांव की पहाड़ियाँ हैं, बैतूल जिले में मुल्ताई गांव की पहाड़ियाँ हैं। इन मुल्ताई गांव की पहाड़ियों से नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है ताप्ती। ताप्ती को ताप्पी भी कहते हैं, ताप्पी। और अगर अपनी नर्मदा के भी कुछ उपनाम हैं यहाँ पे बता दूं मैं। नर्मदा को मेक्कल सुता, रेवा, शंकरी, मेक्कल सुता, रेवा, शंकरी कहते हैं। नर्मदा क्या कहलाती है? मेक्कल सुता, रेवा और शंकरी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बैतूल, बैतूल से मुल्ताई गांव की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, ताप्पी या ताप्ती, एक ही बात है। ये भी भ्रंश घाटी में बहती है
और यहाँ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात में सूरत, सूरत इस नदी के किनारे है। सूरत में आकर ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में विलीन हो जाती है। ये भी जो डेल्टा बनाती है उस डेल्टा का प्रकार है ज्वार नदमुख, ठीक है, या एस्चुएरियन, एस्चुएरियन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ताप्ती नदी को हम ताप्ती भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए। ताप्ती नदी भी रिफ्ट घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी में बहती है, ठीक है। ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली प्राथमिक नदियां हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस ताप्ती नदी के बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पर। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी भी, वो है हमारी गोदावरी। तीन नदियों को एक साथ पढ़ते हैं, गोदावरी और कावेरी और हमारी कृष्णा। महाराष्ट्र में नासिक की पहाड़ियाँ, नासिक, नासिक की पहाड़ियों से निकलती है गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी जो नदी है, इस गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा कहते हैं, गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा कहते हैं। ये दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है, दक्षिण की गंगा इसे कहते हैं। कुछ बुक में नहीं, कुछ गाइड में कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, दक्षिण भारत की गंगा किसी भी टेक्स्ट में नहीं मिलता है, सिर्फ दक्षिण की गंगा लिखा हुआ मिलता है। तो दक्षिण की गंगा कौन है? गोदावरी है। तो अगर आप फिर भी जानना चाहें कि दक्षिण भारत की, तो कावेरी, जैसा कि गाइड में है, बाकी किसी भी टेक्स्ट बुक में मैंने नहीं पढ़ा है। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी कहलाती है, बूढ़ी गंगा गोदावरी कहलाती है, वृद्ध गंगा गोदावरी कहलाती है। ओके, अब नासिक नदी के किनारे है, तो नासिक में यहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है ना, कुंभ का आयोजन होता है। तो बस इसी वजह से इसकी तुलना गोदावरी से गंगा से करते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, इसको कह दिया जाता है दक्षिण की गंगा। अब गोदावरी यहाँ महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से आगे बढ़ती है तो तेलंगाना में आती है, और तेलंगाना से फिर ये आंध्र प्रदेश में आती है, और आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम एक स्थान है। मछलीपट्टनम में दो जलधाराओं में विभाजित होती है, एक जलधारा का नाम है गौतमी, एक जलधारा का नाम है वशिष्ठी। गौतमी और वशिष्ठी, गौतमी और वशिष्ठी के नाम से ये विलीन हो जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कहाँ? मछलीपट्टनम के निकट गौतमी और वशिष्ठी दो जलधाराओं के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। गोदावरी करीब 1450 किलोमीटर लंबी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है, और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी बनाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नासिक नदी के किनारे स्थित है, नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। एक गाँव है, पर्टिकुलर स्थान भी, त्र्यंबक गाँव। त्र्यंबक गांव से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अब कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे उड़ीसा से निकलने वाली इंद्रावती, इंद्रावती उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, CHA को छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं, उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना में आके विलीन हो जाती है गोदावरी में। नदी का नाम है इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है। इसके अलावा पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा के रूप में, तीन जलधाराओं के रूप में पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा के रूप में एक नदी निकलती है, प्राणहिता। प्राणहिता भी तेलंगाना में आकर विलीन हो जाती है हमारी गोदावरी में। कौन कौन सी नदियों के रूप में? वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा और वेनगंगा, इनके रूप में निकलती है, और फिर प्राणहिता बन जाती है, और प्राणहिता फिर तेलंगाना में बहकर विलीन हो जाती है गोदावरी नदी में। अब कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे कि दाहिने किनारे पर मिलती है मंजरा, मंजरा, ठीक है। अन्य में प्रवरा, ये गोदावरी नदी की सबसे छोटी सहायक नदी है, प्रवरा। तो मंजरा और प्रवरा गोदावरी नदी की अन्य सहायक नदियां होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब गोदावरी के बाद एक नदी आती है कृष्णा। यहाँ पे कृष्णा का उद्गम भी महाराष्ट्र से ही होता है। महाराष्ट्र में स्थान है महाबलेश्वर,
महाबलेश्वर से नदी निकलती है कृष्णा, यहाँ से ये महाराष्ट्र से आगे बहती है तो कर्नाटक, फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जाती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर नागार्जुन सागर बांध निर्मित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि कोयना, भीमा, दूधगंगा, मूसी इसकी सहायक, कोयना, भीमा, दूधगंगा, मूसी ये तेलंगाना में इस नदी से आके मिलती है, तेलंगाना में इससे मिलती है और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद नगर स्थित है। हैदराबाद नदी का नाम मूसी। इसके अलावा तुंगभद्रा और मलप्रभा जो नदी है और तुंगभद्रा जो नदी है ये कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक की गंगामूल चोटी से निकलती है। गंगामूल चोटी से कौन सी नदी? तुंगभद्रा। दो जलधाराओं में निकलती है, एक तुंगा और एक भद्रा, और फिर तुंगभद्रा के नाम से कर्नाटक में बहती है और फिर आंध्र प्रदेश में कुर्नूल नामक स्थान पर ये विलीन हो जाती है इस कृष्णा नदी में। नदी का नाम है तुंगभद्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रधान नदी तंत्र है कृष्णा नदी हमारे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से यहाँ जो नदी तंत्र हो गया, गोदावरी ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है, कृष्णा दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है, और साथ ही कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद हमारी एक नदी रह जाती है, नदी का नाम है कावेरी। और फिर कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि निकलती तो पश्चिमी घाट से हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी के बजाय विलीन होती हैं अरब सागर में। ठीक है, हम बात करते हैं, नदी है हमारी कावेरी। कावेरी में का उद्गम जो होता है वो कर्नाटक के कुर्ग अथवा कोगाडू जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। यहाँ से ये तमिलनाडु में आती है और तमिलनाडु में करिकल के निकट, ये करिकल पड़ता है पौंडीचेरी में, तो तमिलनाडु में करिकल के निकट जो कि पौंडीचेरी में पड़ता है, ये विलीन हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद बहुत ज़्यादा फेमस जल विवाद है। इस कर्नाटक में कावेरी नदी पर एक जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात पर भारत की प्रथम वृहत जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। इसके अलावा तमिलनाडु में ये एक गार्ज बनाते हुए बहती है। गार्ज का नाम है होज्जेकल, और होज्जेकल गार्ज बनेगा तो निश्चित है कि थोड़ा जलप्रपात भी जैसा कुछ बनेगा। तो होज्जेकल गार्ज का निर्माण करती है तमिलनाडु में कावेरी नदी। कुछ सहायक नदियां हैं जैसे अमरावती, और काबिनी इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है,
ये ध्यान रखना है, बस इतना ही है। अब कावेरी नदी के लिए आ जाता है कि इसको, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है, बस बुक में नहीं, गाइड में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बाकी किसी भी टेक्स्ट बुक में मैंने नहीं पढ़ा है। ओके, आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करेंगे इस नदी पर। अब किस संदर्भ में बात करते हैं वो हम देखते हैं कि हमारी जो कावेरी नदी है, कावेरी के, अब हमारी जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि निकलती तो हैं पश्चिमी घाट से, और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने के बजाय वो विलीन हो जाती हैं अरब सागर में। तो इनमें से नाम मिलता है प्रधान रूप से, जैसे एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो नाम मिलते हैं उनमें, ठीक है, क्योंकि उन पर विशेष कोई विवरण है भी नहीं। तो इसमें है शेतुरनजी तथा भादर। शेतुरनजी तथा भादर ये तो है गुजरात में, ठीक है। वैतरणा ये महाराष्ट्र में। इसके अलावा मांडवी और जुआरी ये गोवा में। शरावती और वराही ये कर्नाटक में। अब इन पे क्वेश्चन है, पता है ना, शरावती और वराही। शरावती नदी पर कर्नाटक में महात्मा गांधी जलप्रपात बनता है। इस महात्मा गांधी जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, है ना, ध्यान रखना, गरसोप्पा जलप्रपात। वराही नदी, इस वराही नदी पर कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, करीब 450 मीटर ऊंचा, 455 मीटर ऊंचा, और ये जो महात्मा गांधी है ये करीब 255 मीटर ऊंचा, ये 455, ये 255। तो कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर कर्नाटक के शिमोगा क्षेत्र में, ठीक है। तो ये जो वराही नदी है ये हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात का नाम है कुचिकल। इसके अलावा दो नदियां पेरियार एवं भरतपूझा। पेरियार एवं भरतपूझा ये जो नदियां हैं ये केरल में वे नदियां हैं जो कि विलीन होती हैं अरब सागर में। दोस्तों ये था हमारा प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र, ठीक है। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।